वी का भविष्य कैसा होगा? क्या ये टाटा, डोकोमो, एयरसेल जैसे खत्म हो जाएगा या बीएसएनएल के जैसे स्ट्रगल करता हुआ एक और सरकारी कंपनी बन जाएगा या तगड़ी वापसी करके जियो और एयरटेल को टक्कर देगा? आज की वीडियो में देखेंगे वी इतना स्ट्रगल कर क्यों रहा है, कैसे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी और कोर्ट के एक डिसीजन ने इसकी फाइनेंशियल हालत बिगाड़ दी थी और कैसे एक डिसीजन ने इसको वापस चैन की सांस लेने का मौका दिया है। ये आप सुनते हो ना एजीआर एजीआर, ये एजीआर क्या है भाई साहब? ये टेलीकॉम सेक्टर कैसे काम करता है, गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से ये आज तक स्ट्रगल कर रहा है, वी के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले 4-5 साल में इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर कैसा होने वाला है। ये जो टेलीकॉम के बड़े बड़े प्लेयर एक टाइम पे थे, उन सब की कमर तोड़ने में जियो का क्या योगदान रहा, ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो अगर आप बिजनेस केस स्टडी में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है, चाहे आप जियो यूजर हो या एयरटेल या वी, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका कुछ नहीं जाता बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, मजा आता है। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। वी, सरकार, कोर्ट और एजीआर, ये चक्कर क्या है, इसको पूरा समझने से पहले ये समझते हैं कि एजीआर किस चिड़िया का नाम है, ये होती क्या है। एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मान लो आपको एक टेलीकॉम कंपनी खोलनी है, आप बोलते हो कि मैं दूंगा जियो को टक्कर, जियो ने 3 महीने फ्री दिया था, मैं 3 साल तक फ्री दूंगा, तो आ जाओ साहब। अगर आपको टेलीकॉम ऑपरेटर बनना है तो सबसे पहले लेना पड़ेगा एक लाइसेंस लोगे, सरकार को पैसे दोगे, आपको मिल गया, अभी करो। लेकिन अभी ऐसे कैसे करो? आप किसी को कॉल की सुविधा दे रहे हो, सिम की सुविधा दे रहे हो, उसके लिए आपको लगेगा स्पेक्ट्रम, वो तो है लिमिटेड, तो उसकी लगती है बोलियां। अलग अलग जो कंपनीज है वो बोलियां लगाती है, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, और ये बोली 100, 200, 500 करोड़ की नहीं, हजारों करोड़ में होती है। तो आपने लाइसेंस ले लिया, हजारों करोड़ रुपए देके, स्पेक्ट्रम भी ले लिया, अब काम में ले, हाँ काम में ले लो, लेकिन अब इसको खरीदने के लिए भी लेना था, अब इसको यूज करने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। और वो जो पैसा देना पड़ेगा, पहले तो फिक्स पैसा था कि इतने रुपए देने, लेकिन 99 में एक पॉलिसी चेंज हुई और इसको परसेंटेज बेसिस पे कर दिया कि भैया इसको परसेंटेज देना है। और ध्यान से सुनना, अभी परसेंटेज प्रॉफिट पे नहीं है कि भाई इतना कमाओगे तो इतना प्रतिशत हमको देना पड़ेगा ना, ये रेवेन्यू पे है कि भैया रेवेन्यू पे आते ही हमें परसेंटेज काट के दे दो, फिर तुम खर्चे कट के प्रॉफिट कमाओ तो भला, न कमाओ तो भला, हमारे पैसे हमारे हाथ में दो। यानी लाइसेंस का पैसा दो, स्पेक्ट्रम का पैसा दो, यूज का पैसा दो। और ये जो परसेंटेज का पैसा दिया जाता है इसको कहते हैं एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। आए मजे? और खोलो टेलीकॉम कंपनी, कर लो जियो से कंप्लीट। देखो नियम है, सरकारी मानना पड़ता है, कंपनियों ने माना, पैसे भी दिए, और पैसे दिए भी और पैसे कमाए भी। लेकिन अब इस एजीआर में एक हो गया पंगा, इसमें रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है ना वही क्लियर नहीं करी। अब बात है कि भैया इसमें रेवेन्यू कौन सा लिया जाएगा, तो कंपनियां बोल रही है भैया मैं टेलीकॉम कंपनी हूँ, ये जो मैं सिम बेच के पैसा कमाऊंगी या फिर मैं कॉल बेच के, इंटरनेट बेच के जो भी पैसा कमाएंगे उस पर आपको दे देंगे परसेंटेज, बात खत्म। लेकिन अब हमारी कंपनी है इतनी बड़ी टेलीकॉम की, इसमें 10 काम और होते हैं। हमने फंड रेज किया है, वो एफडी में पड़ा है, हमारे पास ब्याज भी आता है, दूसरी कंपनियों भी हम चलाते हैं, वहां से डिविडेंड भी आता है, हमारे पास रेंट की भी इनकम आती है, दुनिया भर की इधर उधर की इनकम और है। उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो टेलीकॉम वाले हो, टेलीकॉम का एजीआर का लाइसेंस है, इसका ले लेना। गवर्नमेंट बोली ना, पूरी कंपनी का ही लेंगे भाई साहब, ये ब्याज वाला भी लेंगे, डिविडेंड वाला भी लेंगे, और ये तुम्हारे को कहीं से कुछ भी आए सब लेंगे। तो टेलीकॉम कंपनी का माली बाप, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। 2003 में सारी टेलीकॉम कंपनियां गई केस करने। कहाँ गई? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो टेलीकॉम वालों की सुनता है। तो वहां 2003 में गई और 2006 में कंपनियों के फेवर में फैसला आ गया कि सही बात है, टेलीकॉम कंपनियां भैया अपने ब्याज का, बट्टे का, इनकम का क्यों देगी तुम्हें, इसका देगी। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नहीं माना, बोले ऐसा थोड़ी होता है, रेवेन्यू का नुकसान हो गया, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो 2006 में चले गए सुप्रीम कोर्ट। बोले जब तक फैसला जाने कब आएगा, कैसे आएगा, तो सरकार अपने हिसाब से डिमांड बना रही थी कि मेरे हिसाब से तो ये बनता है, और कंपनियां अपने हिसाब से पे कर रही थी कि हमारे हिसाब से तो ये बनता है। और फिर जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखी जाएगी। 2019 में आ गया कोर्ट का फैसला, और यह फैसला आया टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिसीजन ऐसा नहीं कि 2019 में हमने डिसीजन लिया है तो आगे से रखेंगे, नहीं, पुराने से लाओ, 2006 से लेके अब तक का सारा लेके आओ। तो एक डिसीजन की बैक डेट से कैलकुलेशन होगी और इसी प्रकार होगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो सरकार ने कहा देखो जी बेटा 2006 से तुम नहीं दे रहे हो,
तो 2006 से जो तुम्हारा पेंडिंग है, 6 से लेके 19 तक, ये 13 साल का जो ड्यू है बैलेंस वो दे दो, उस पे ब्याज दे दो, उस पे पेनल्टी दे दो, और जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है इस पे भी ब्याज दे दो। और ये सब करके वोडाफोन आइडिया आपका निकलता है 58,000 करोड़, एयरटेल आपका निकलता है 43,000 करोड़, टाटा टेलीकॉम आपका निकलता है 16,000 करोड़, जियो तुम्हारा 631 करोड़। आप बोलोगे जियो का इतना कम कैसे? अजी 19 में फैसला है तो चालू ही 16-17 में हुई थी, तो 2-3 साल का इतना ही बना। अब जियो देखो, जियो ने 2016 में एंट्री मारी और एंट्री मारते ही ऐसे प्राइसेस धड़ाम किए कि बाकी कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा था वो तो वैसे ही हिला दिया। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया 2 साल बाद, तो इतना मोटा खर्चा पैदा हो गया, तो जितनी भी कंपनियां थी भैया सब अंदर से हिल गई। और मोटा भाई की किस्मत तो देखो तेज है ही, जो फैसला 2006 से अटका हुआ था, फैसला आ ही नहीं रहा था, मोटा भाई ने कंपनी लॉन्च की, 24 महीने में फैसला आ गया। यह है मोटा भाई की किस्मत। ये जब भी आते हैं कॉम्पिटिटर पे कोई ना कोई आफत आई जाती है। खैर जो हुआ, टेलीकॉम कंपनियां सब अपने अपने तरह से मैनेज करने को लगी। टाटा ग्रुप ने कहा भैया अपने तो वैसे भी नहीं चल रहा, चलो टाटा बाय बाय कर दें। टाटा ग्रुप ने तो टाटा बाय बाय कर दिया। उस समय बाकी कंपनियों की तो हालत टाइट हो गई। वैसा एयरटेल ने जैसे तैसे खुद को संभाला, क्यों? थोड़ा प्रॉफिटेबल थी, अफ्रीका में बिजनेस था, वहां से पैसा आ रहा था, थोड़ा सा कर्जा भी इन पे कम था, तो इन्होंने जैसे तैसे संभाल लिया। सबसे बुरा हुआ वी के साथ, क्योंकि 2018 में ही तो वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, तो उसका भी डेट चल रहा था और 19 में 58,000 करोड़ की डिमांड अलग से आ गई, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी यही थी। इस पे तो वोडाफोन का भी अलग था और आइडिया का भी अलग था, तो ज्वाइंट होकर आया इसके बिल। इन शॉर्ट गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने बहुत सारी कंपनियों को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। वोडाफोन आइडिया के साथ तो हो गया कि भैया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि क्या होगा आगे। वी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि माई बाप 58,000 करोड़ कहां से लाएंगे, आप देखो थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सोचते हैं, देखो बताते हैं। अब वो बात आगे चलती रही, तब तक कि 58,000 करोड़ पे ब्याज, पेनल्टी, ब्याज पे ब्याज, चलते चलते फिगर हो गया 70,000 करोड़। फिर कोर्ट ने कहा चलो हम तुमको राहत देते हैं, 70,000 करोड़ एक काम करो, इकट्ठे मत दो, तुम 7,000 करोड़ की 10 किस्तें दे दो। वी बोला भाई 7,000 भी कहां से लाएंगे। 2021 में कहा चलो कोई बात नहीं, अभी आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हम आपको 4 साल की छूट देते हैं, 4 साल के बाद आराम से कर देना, लेकिन अगर तुमने उसके बाद नहीं किया तो तुम्हारे पेमेंट के बदले सरकार तुम्हारी कंपनी के शेयर ले लेगी। वी ने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, ले तो ले लो। और धीरे धीरे जब सरकार लेना चालू करी, लेते लेते सरकार के पास वी की 49% हिस्सेदारी, यानी 2% और ले ले तो एक कंपनी सरकारी हो जाए, दूसरी बीएसएनएल बन जाए। तो अब सरकार भी डर गई, बोले सरकार ने कहा एक बीएसएनएल तो ऑलरेडी है, ये कह रहे हैं बधाई हो आपको एक बीएसएनएल और हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सरकार ने कहा रुको रुको रुको, कुछ करते हैं, अभी हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमको नहीं बनानी एक और बीएसएनएल, तुम रुको, तुम्हारे लिए कुछ कर दें। तुम रुको, लेकिन वो उधर वो तो रुक नहीं रहा, जो मीटर है वो 70,000 करोड़ से बढ़ के 87,000 करोड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको रुको, वो घबराओ मत, हम तुमको 2 4 5 छूट देते हैं। छूट सुनो, पहली छूट जो कंपाउंडिंग थी ना, ये बढ़ ही जा रहा था, अब नहीं बढ़ेगा, ये अमाउंट को यहाँ पे फ्रीज कर दिया, अब तुमको 1 रुपया ऊपर नहीं देना, इस पे और ब्याज और पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। दूसरा एक काम करो कि 26 से लेके 31 तक तुम मोटे पैसे मत दो, मात्र 124 करोड़ रुपए हर साल देते रहना, और फिर 32 से लेके 35 4 साल तक 100 करोड़ रुपए देते रहना, और फिर जो बचेगा वो 2035 से लेके 44 तक 6 आसान किश्तों में दे देना। और इसी के साथ एक कमेटी और बनाइए कि हम दोबारा इसको रीअसेस कर दें, ये अमाउंट फिक्स है, आगे तो बढ़ेगा नहीं, पर क्या और कम किया जा सकता है, इस पे कमेटी बैठी है, हो सकता है इसके फेवर में डिसीजन आ जाए, क्योंकि सरकार ऐसे कह रही कि भैया देखो ये दे नहीं पाएगा और कन्वर्ट हम करना नहीं चाहते, तो करे क्या। इन सभी चीजों का इम्पैक्ट क्या हुआ, वीक आई चैन की सांस। तो सबसे बड़ी जो टेंशन थी कि यार टेम्पररी मेरे पास कैश नहीं है, वो टेंशन दूर हुई, अब जो कैश देना है वो मैनेजेबल है। प्लस अब जो ये मोटा मोटा अमाउंट आज तक दे रहे थे इस अमाउंट में, अब वो नहीं देंगे तो वो अमाउंट कहाँ खर्च होगा, नए टावर लगाने में, नए कनेक्शन बनाने में, अपनी सेल में, अपनी मार्केटिंग में। तो एक तरफ तो इनका खर्चा रुक गया और एक तरफ जो पैसा बचा है उससे अपना रेवेन्यू बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद रिकवरी मार जाए। इन्होंने पिछले 6 महीने में 1 लाख से ज्यादा तो टावर नए लगा दिए या अपग्रेड कर दिए। अभी इन्होंने रिसेंटली एफपीओ किया था, एक जो आईपीओ का कजन भाई होता है। आईपीओ पहली बार जब पैसा लेते हैं तो आईपीओ, दूसरी बार जब लेते हैं तो एफपीओ। तो 18,000 करोड़ का एफपीओ हुआ था, वो 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। प्लस अभी रिसेंटली ये वीडियो बनाते बनाते 2-4 दिन पहले की न्यूज है कि वी के जो ओनर है कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने कंपनी के 4 करोड़ शेयर खरीदे हैं, यानी उनको उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा होगा। अभी गवर्नमेंट और कोर्ट सब इस तरह से सोच रहे हैं कि भैया ये कंपनी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कंपनी के बर्बाद होने में सबका नुकसान है। पहला नुकसान, सरकार कह रही भैया अगर ये डूब ही गई तो ये 87,000 करोड़ रुपए जो है वो कौन देगा।
दूसरा, ये कंपनी डूब गई तो 49% तो हमारा भी है, हम भी गए। अगर ये कंपनी नहीं डूबी और हमने कहा उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक BSNL और पालनी पड़ेगी। प्लस अभी बाजार में इंडिगो के इंसिडेंट्स के बाद मोनोपोली के खिलाफ दुनिया ने आवाज उठाई दी है कि यार वैसे मोनोपोली तो बहुत खराब चीज है, 4-5 कंपनियां होनी चाहिए। ये तो ले दे के अभी 2 ही कंपनियां रह गई है, जियो और एयरटेल। BSNL तो स्ट्रगलिंग है, अगर वी स्ट्रगलिंग हो गई या आउट ऑफ मार्केट हो गई तो फिर तो यहाँ भी मोनोपोली आ गई। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर शायद सरकार और कोर्ट कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को जिंदा रखें। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अभी तक लोगों ने ऐसा मान लिया था कि भैया वी तो खत्म, अब ये वापसी कभी नहीं करेगी। लेकिन अभी इस कंडीशन के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है भैया, एक राहत की सांस मिली है, एक मौका और दिया है सरकार ने, 4-5 साल भैया और खिंच सकती है पारी। और इन 4-5 साल में इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, 4-5 साल में इनके फेवरेबल में वो थोड़ा सा कम हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दे दी, हो सकता है ये वी वापसी कर जाए। मैनेजमेंट को भी राहत की सांस आई है, वो भी होपफुल हुआ कि चलो इतना खर्चा बचा है, जितना खर्चा बचेगा उतना पैसा मैं रेवेन्यू लाने में, प्रॉफिट कमाने में लगा सकता हूँ, एक्सपेंशन में लगा सकता हूँ, मार्केटिंग में लगा सकता हूँ। वैसे अगर अपन ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने बाजार में जितने प्लेयर रहेंगे, ग्राहक के लिए तो फायदा ही है। अगर 5 कंपनियां रहेगी और आपस में लड़ेगी तो हमको तो सुविधाएं मिलेगी, पर अगर कंपनियां खत्म हो गई, ले दे के 2 बच गई और उनमें कुछ साठगांठ हो गई, भैया ग्राहक की कौन सुनेगा। तो वे को मेरी तरफ से तो बेस्ट ऑफ लक है भैया कि आपका कुछ उद्धार हो, आप आगे बढ़े। बाकी जो आगे होगा वो तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार रखिए, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है मुझे बता दीजिएगा।